हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं तृतीय प्रश्न पत्र, जो कि है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का चौथा एवं अंतिम इकाई। जी हाँ, इसका 4th यूनिट चौथी इकाई हम लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी इकाई के साथ, इस वीडियो के साथ पूरा का पूरा ये विषय जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे इसके अंकों के विभाजन की। तो इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, 4 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 रहेंगे। तो इस प्रकार से इसमें अंकों का विभाजन तो ध्यान रखकर पढ़िएगा कि 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ठीक है, 4 और 3 7 नंबर, और 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, यानी यहाँ पे 4, 7 और 4 11, और 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ, यानी कि 15 मार्क्स का ये क्या है, पूरा का पूरा पाठ है। ये पूरी इकाई जो चौथी वो 15 अंकों की है। तो 15 अंक यहाँ लिए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया से। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पिछले वर्षों में इनमें से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। तो समाजीकरण का जो प्रश्न है, इस शब्द को ध्यान से सुन लीजिए, समाजीकरण, ठीक है, सोशलाइजेशन, जिसे समाजीकरण कहते हैं हिंदी में। अब ये समाजीकरण से आधारित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी शामिल होंगे, साथ ही साथ इसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय ये प्रश्न शामिल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए उन्हीं की बात हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण क्या होता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है, समाज में रहने लायक बनता है, समाज के तौर तरीके सीखता है, परंपराएं वगैरह वगैरह सारी चीजें सीखता है और समाज में रहने लायक बनता है। हम उसकी मान्यताएं, कल्चर जो भी होता है, संस्कृति, इन सबको सीखते हैं। समाज में चारों ओर जो चल रहा है वैसे ही बनकर हम रहते हैं समाज में, इसी को समाजीकरण कहा गया है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। इसमें व्यक्ति सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं तथा आदर्शों के अनुरूप बनता है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। इसमें वो समाज में पहले से चल रही परंपरा, सामाजिक परंपरा, मान्यता तथा आदर्शों के अनुरूप बनता है। समाज में जैसा होगा वैसा वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बच्चा एक ऐसे समाज में पैदा होगा, ऐसे समाज में बढ़ेगा पलेगा जहां पर हर कोई टपोरी भाषा बोलता है, वहां पे कोई ढंग की संस्कार नहीं है, तो बालक भी उसी प्रकार बनेगा। लेकिन यदि बालक को एक अच्छे समाज में रखा जाए जहां पर तौर तरीके, रहने के तौर तरीके, बातचीत का तरीका, संस्कार सिखाए जाते होंगे, तो बालक भी उसी प्रकार का बनेगा। तो यही बातें यहाँ पर बताई गई है। इसलिए समाजीकरण बहुत आवश्यक है। समाजीकरण समग्र विकास के लिए बहुत आवश्यक है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता देता हूं कि समाजीकरण क्यों आवश्यक है। तो समाजीकरण बालक के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसका अभिन्न भाग है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि समाजीकरण से बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं, ये उत्तर हो गया। इसमें बालक आदर्शों, मान्यताओं, जो भी परंपरा चल रही है उसी के अनुरूप बन जाता है, जैसा समाज वैसा बालक, ठीक। ये पहला प्रश्न है। दूसरा, अभी सब एक साथ मिला के भी दे सकता है, मैं अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए एक एक करके। समाजीकरण की प्रक्रिया में उसके कारक स्पष्ट कीजिए। भाई, समाजीकरण होता कैसे है, बहुत आसान चीज है। समाजीकरण कैसे होता और कौन से उसके कारक है जो समाजीकरण करते हैं। समाज में क्या क्या होता है, हम स्कूल देखते हैं, खेलकूद देखते हैं, घर देखते हैं, परिवार देखते हैं। अगर इन्हीं जगहों पर तो हम समाज में रहना सीखते हैं ना। बालक स्कूल में जाता है, जैसे उसके दोस्त होते हैं, जैसा स्कूल का माहौल होता है, बालक वैसा बन जाता है। बालक खेलने कूदने जाता है, उसके खेल कूद के जो साथी जैसे होंगे, अगर वो भी गाली गलौज करते हुए खेल खेल में, तो बालक भी गाली गलौज सीखेगा। अगर वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अच्छे संस्कार वाले बालक होंगे, ईमानदार, तो बालक भी ईमानदारी के वेश में ढल जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। तो इसमें समाजीकरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो वही समाजीकरण द्वारा बालक को सामाजिक बनाया जाता है, सभी जानते हैं डेफिनेशन। इस प्रक्रिया के विभिन्न कारक हैं, इसके विभिन्न कारक हैं। अब एक दीर्घ उत्तरीय में आता है कि जैसे एक एक कारक को समझाना भी पड़ेगा, 3-3, 4-4 लिखना पड़ेगा। तो इसमें 8 कारक हैं, ठीक है। 8 कारक आपको याद रखने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। आप ऐसे नहीं कि 3-4 लिख दिए अपने मन से, नहीं चलेगा भाई। ये 8 के 8 जैसे हैं वैसे लिखना पड़ेगा। आप उसके अंदर की आप थ्योरी, उसके अंदर आप जो लिखना चाहे, आधा पेज, 4-5 लाइन जो भी लिखना चाहे, अपने मन से लिख दीजिए, अपने शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पॉइंट है वो ऐसे ही एग्जैक्टली सेम टू सेम आने चाहिए। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में उसके कारक याद रखिए। समाजीकरण के कारक कौन से हैं? तो पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, निर्देश,
आत्मीकरण, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड। तो इनके आधार पर ही बालक सामाजिक बनता है। यानी इसमें से एक भी अगर गलत हो गया तो गलत सामाजिक प्राणी बन जाएगा, अगर इसमें से सारे अच्छे रहे तो वो अच्छा सामाजिक प्राणी बन जाएगा। तो यही यहां पर सिखाया गया है कि भाई समाजीकरण के कारक कौन से हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया इन 8 कारकों से होकर गुजरती है। समाजीकरण के 8 कारक हैं। कौन से 8 कारक? पहला है पालन पोषण। जी हाँ, बालक का जिस प्रकार पालन पोषण होगा, उदाहरण के तौर पर यदि कोई बालक के माता पिता, जैसे कि सौतेली माता होती है या उसके माता पिता उससे सही व्यवहार नहीं करते, तो बालक के मन में हीन भावना आती है। अक्सर आपने देखा होगा आसपास में, जिसके माता पिता जिन बालकों को अच्छे से व्यवहार नहीं करते, उनका पालन पोषण ठीक से नहीं करते, तो बालक कमजोर हो जाता है, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है या फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, झगड़ालू बनता है। ठीक है, तो पालन पोषण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है समाजीकरण में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यही बात इसमें लिख दीजिएगा। ऐसा पालन पोषण लिखना, उसमें 3-4 लाइन जो लिख देना, मैंने अभी आपको समझाई अपनी समझ से। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे सहानुभूति। जी हाँ, सहानुभूति। परिवार के लोग, आसपास के लोग जो भी बालक से सहानुभूति रखेंगे तो बालक भी उनके प्रति सहानुभूति दिखाता है। यदि आप बालक से नफरत करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, उसे हीन भावना से देखेंगे और उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए बालक का किसी से झगड़ा होता है छोटे उम्र में, तो अगर आप अपने बालक को डांटते हैं या उससे अलग रखते हैं, उसको सहानुभूति नहीं रखते, तो उसके मन में ऐसी भावना आएगी कि मुझे जो है परस्पर प्रेम नहीं मिल रहा, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और वो अपनों से दूर होके दूसरों से, बाहर दोस्त बनाने लगता है और बाहर के लोगों से ज्यादा अटैच होने लगता है। तो ये बात गलत है। तो हमें बालकों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए कि अगर वो गलत नहीं था तो उसके साथ देना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसके दुख और सुख में हमें उसके साथ रहना चाहिए बालक के। ठीक है, सहानुभूति दिखाना चाहिए। तीसरा है सहकारिता। सहकारिता मतलब क्या होता है? उसके सहयोग, उसके काम में सहयोग। यदि वो गृह कार्य कर रहा है, खेल कूद कर रहा है या खिलौने बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें हमें सहयोग देना चाहिए। उसे इस बात की शिक्षा मिल जाती है कि अगर उसकी कोई मदद करता है बचपन में, तो अगर उसके कार्यों में, तो उसे लगता है कि हर किसी कार्य में मदद करनी चाहिए, तो आगे चल के उसके अंदर ये प्रवृत्ति आती है कि दूसरे कार्यों में मदद करता है। तो सहकारिता बहुत आवश्यक है। बालक के समग्र विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए सहकारिता बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद निर्देश भी मिलना चाहिए। जी हाँ, हमें बालकों को निर्देश देना चाहिए और बालक को जो निर्देश मिलते हैं उसी प्रकार पे कार्य करता है। जी हाँ, अगर हम बालक को कहेंगे कि भाई ये कार्य को वो करो, तो वो करेगा। वो अपने मन से ज्यादा कुछ नहीं सोचता। कोई भी कार्य वो दूसरों के निर्देश पर ही निर्भर करता है। अगर वो कोई गलत कार्य कर रहा है, गाली गलौज करने का, झगड़ा करने का, तो इसका निर्देश अवश्य उसे कहीं से मिला है, उसके दोस्तों से या बाहर से उसने कहीं सीखा हुआ है, टीवी में देखा हुआ है, कहीं तो जरूर सीखा है। अगर हम उसे अच्छा निर्देश देंगे कि झूठ नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है, तो वो इन चीजों का पालन जरूर करेगा बालक, क्योंकि बालक जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। उन्हें आप जैसा निर्देश देंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो समाजीकरण में निर्देश का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करते 5वां, आत्मीकरण। आत्मीकरण का अर्थ ये होता है कि बालक स्वयं से क्या सीखता है। बालक स्वयं से क्या सीखता है, ये हम उसे आत्मीकरण, उसे निर्देश देकर समझा सकते हैं। जिसे निर्देश देंगे वही बालक आत्मीकरण करेगा। इस बात को ध्यान रखिए, निर्देश का कारक जो है वो आत्मीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप बालक को निर्देश देंगे कि जाओ 1 बाल्टी पानी लेकर आओ या 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो वो उसका आत्मीकरण है। उसे विश्वास होगा कि मुझे काम मिला है, मुझे 1 गिलास पानी लाना है। तो इस प्रकार का जो एक विश्वास है, तो विश्वास बालक के अंदर आता है। तो आत्मीकरण मतलब खुद से वो सोचने की क्षमता रखता है। कब? जब उसे निर्देश मिलते हैं। तो आत्मीकरण भी बहुत आवश्यक है सामाजिक प्राणी बनाने के लिए, बालक को सामाजिक बनाने के लिए। उसके बाद है अनुकरण। अनुकरण यानी देख के सीखना। जी हाँ, आप बच्चों को कोई कार्य करने को कहेंगे वो नहीं करेगा, लेकिन वो आपकी नकल जरूर करेगा। तो आप जो भी कार्य करेंगे वो उसका अनुकरण जरूर करता है। यदि अगर मैं उदाहरण दूं कि अगर कोई माता पिता जो है वो खुद ही बहुत ज्यादा मोबाइल या फिर टीवी देखते हैं और वो अपने बालक को एकदम कहते हैं कि नहीं आपको टीवी नहीं देखना है, आपको मोबाइल नहीं चलाना, तो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं सीखेगा। यदि आप खुद बैठ के पुस्तक लेकर पढ़ेंगे तो बालक आपको अनुकरण करते हुए पुस्तक लेकर बैठ के पढ़ने बैठ जाएगा। जी हाँ, बच्चे जो हैं वो हमारा कहा नहीं सुनते ज्यादा, वो क्या करते हैं, हमारी नकल करते हैं। हम जो कार्य करेंगे बालक भी वही करेगा, उसके मन में यही इच्छा होती है। तो छोटे बच्चों को, बालकों को सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप वो कार्य खुद करिए जो उसे आप कहने को करते हैं। इससे वो खुद क्या हो जाएगा, आपका अनुकरण करेगा। ठीक है, तो बच्चे अनुकरण बहुत करते हैं, इससे वो सामाजिक बनते हैं। यदि आप समाज में दूसरों की मदद करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप यदि ये जो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो बालक बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ठीक, उसके बाद है सामाजिक शिक्षण। जी हाँ, सामाजिक शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। समाज उसे सिखाता है कि बेटा ये कार्य नहीं करते, बेटा वो कार्य नहीं करते, बड़ों का आदर करो, झूठ मत बोलो। इस प्रकार की जो शिक्षा है समाज में ही मिलती है। मिलजुल कर रहना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, ये सब कुछ जो है समाज में ही बालक को सीखने मिलती है। ये सब सामाजिक शिक्षण का ही भाग है। इससे ही बालक क्या बनेगा, एक समाजीकरण बनेगा बालक का पूरा, समाजीकरण कारक।
और उसके बाद है पुरस्कार एवं दंड। जी हाँ, समाज में यदि बालक अच्छे कार्य करेगा तो समाज उसकी तारीफ करता है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा एग्जाम में मार्क्स लाए, उसकी तारीफ होगी, उसके पुरस्कार मिलेगा। और यदि कोई गलत काम करता है जो समाज के खिलाफ हो, ठीक है, झूठ बोलना वगैरह, लड़ाई झगड़ा करना, तो ये दंड मिलेगा उसको, समाज उसको दंडित भी करता है। तो दंड से वो डरता है बालक और समझता है कि नहीं, ये कार्य नहीं करना है। और पुरस्कार मिलता है तो समझ जाता है अच्छा, इसे डबल करना है, पुनः इसे दोहराना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं सामाजिकरण में। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में उसके कारण जो है, इसके जो कारक है, ये 8 कारक है। इन्हें समझाकर, इनके आधार पर, इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम बालक का समाजीकरण कर सकते हैं। तो यहां पर आपको दूसरा प्रश्न का भी उत्तर मिल गया, कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है। प्रश्न कैसा भी आ सकता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया 8 कारकों पर निर्धारित होती है। कौन से 8? ऐसे लिखना है, क्या क्या लिखना है उसमें समझा दिया। और सामाजिकरण के कारक कौन से हैं बताना है, तो यही उसकी निम्न कारक है, 8 कारक है। कैसे लिखना है समझा दिया। समाजीकरण क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन से हैं। कारक और तत्व में फर्क है, ध्यान रखिएगा। कारक मतलब होता है कारण, तत्व मतलब होता है हेल्प करने वाले, मदद करने वाली चीजें, ठीक है। तो बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन से हैं? कारक 8 हैं, तत्व भी 8 हैं। तो तत्व में क्या आता है, कारक में क्या आता है, उसकी बात करते हैं। तत्व में देख लीजिए, यहां पर बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। तो बालक का समाजीकरण करने वाले कुछ निम्नलिखित तत्व हैं, ये परिवार, पड़ोस, स्कूल, खेलकूद, जाति, स्काउटिंग, समुदाय अथवा समाज तथा धर्म। जी हाँ, इन सब चीजों से ही बालक जो है समाजीकरण होता है। ये समाजीकरण के तत्व है। अगर बालक को सिखाना है तो इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। जी हाँ, बालक बिना अपने इन तत्वों के समाजीकरण नहीं बन सकता। अगर किसी बालक को आपको एकदम सुंदर, सुशील और अच्छा बनाना है, सुंदर मैं यहाँ उसके शारीरिक बनावट की बात नहीं कर रहा हूं, मन की सुंदरता की बात कर रहा हूं। अगर किसी बालक को आप चाहते हैं कि वो मन से सुंदर हो, सुशील हो, अच्छा बालक बने, तो उन्हें इन तत्वों के साथ देना पड़ेगा। मैंने उसे ये सब जरूर देना पड़ेगा। आप उसे परिवार का ज्ञान दीजिए, परिवार में से रखिए, परिवार में मिलजुल कर कैसे रहते हैं, परिवार की कैसी सहायता करते हैं, परिवार के साथ कैसे परस्पर प्रेम संबंध बनाकर रहते हैं, ये उसे सिखाना जरूरी है। परिवार का मतलब सिखाना है, फैमिली। जी हाँ, आप जानते भी होंगे परिवार की कितनी वैल्यू है। फिर पड़ोस। जी हाँ, पड़ोस में जो चीजें होंगी वो बालक वहीं पर खेलने कूदने जाता है। परिवार के बाद अपना अधिकांश समय जो छोटे बालक होते हैं पड़ोस में ही बिताते हैं, सुबह भी, शाम में भी, जब भी उसे समय मिलता है पड़ोस पे चला जाता है। पड़ोस के बालक या पड़ोस के आसपास जो भी होते हैं, उसके चाचा चाची जो भी कहा जाए, उनके साथ समय बिताता है। तो पड़ोस में जिस प्रकार का वातावरण रहेगा, बालक भी उसी प्रकार का प्राणी बनेगा। स्कूल भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जानते ही हैं। स्कूल में भाई जिस प्रकार का माहौल मिलेगा, स्कूल में जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा, छात्र जो है, बालक जो है, उसी प्रकार का अनुभव करेगा, वो उसी प्रकार के समाजीकरण के तत्वों में ढल जाएगा। जी हाँ, अगर अच्छा स्कूल है तो अच्छा। आप अक्सर देखते होंगे सरकारी स्कूल और सीबीएसई स्कूल के बच्चों में क्या फर्क होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि वहां आसपास अंग्रेजी बोलने वाला कोई नहीं होता। सरकारी स्कूल में छात्र देखना अधिकतर उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं होता। अक्सर बच्चे गाली गलौज करना और सही ढंग से न रहना, उनमें संस्कारों की कमी होती है, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अभी आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आपने सरकारी स्कूल को देखा हो तो अधिकतर बच्चों यही करते हैं। और यदि हम बात कर रहे हैं सीबीएसई स्कूलों की, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, तो वहां पे हर कोई, वहां भी ऐसा नहीं कि गाली गलौज नहीं करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सभ्यता भी वहां दिखाई पड़ती है। क्यों? वहां पे डिसिप्लिन, वहां पे अनुशासन, ठीक ढंग से कपड़े पहनना, अपने शिक्षकों के साथ बिहेव करना, उन्हें और भी चीजें उन स्कूलों में सिखाई जाती हैं। तो स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है समाजीकरण में। उसके बाद खेलकूद, तो खेलकूद से बहुत कुछ सीखी जाती है। खेल से हम टीम वर्क, यानी कि एक साथ मिलजुल कर खेलना, और इसमें लीड करना, ठीक है, इसमें एक लीड करने की यानी कि प्रवृत्ति आती है। जैसे कि हम किसी को भी नेतृत्व करेंगे, जैसे कि टीम लीडर क्या करता है, जो कैप्टन होता है, टीम का जो प्रधान होता है, वो नेतृत्व करता है। तो बालक के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता खेलकूद से आती है। ईमानदारी की क्षमता खेलकूद से ही आती है ना, ईमानदारी पूर्वक खेलना, हार जीत, कभी ना हार न मानने वाली एक जो प्रवृत्ति होती है, खेलकूद से ही आती है। और तो और बालक जो है शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट स्वस्थ कैसे रहेगा, जब वो खेलकूद करेगा। उसके बाद जाति। जी हाँ, जाति के अनुरूप जो है उसे चीजें सिखाई जाती है। जैसे कि मैं कह दूं, जो जैन धर्म के लोग होते हैं, अब मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं बोलूंगा कि अच्छा या बुरा है, लेकिन आप ये जानिए कि जाति के अनुरूप गुण आते हैं। अगर आप जैन लोगों की बात करेंगे तो वो लहसुन प्याज नहीं खाते, या उनके इसमें कुछ जो रीति रिवाज होते हैं वो फॉलो करते हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें, मुस्लिम लोग, तो उसमें कुछ और होता है, जैसे रोजे रखना होता है, ठीक है, नमाज पढ़ना होता है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। हिंदू धर्म में बात करें तो पूजा पाठ होता है ना, बड़ों के पैर छूना सिखाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये बातें अलग अलग जातियों के हिसाब से, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, धर्म भी एक कारक है, ठीक है,
अब धर्म का कारक अलग है, मैं आपको अलग बताऊंगा, लेकिन जाति जो होती है, जाति के आधार पर अलग अलग सामाजिकरण होता है, क्योंकि अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज है। तो जैसी जाति वैसी ही बालक का क्या बनेगा, समाजीकरण होगा। इसलिए ये भी स्पष्ट है कि अलग अलग जाति के, यहाँ पे मैं एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूं, अलग अलग जाति के बालक का समाजीकरण अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जाति में अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं, इसलिए बालक का अलग जाति के बालक का अलग समाजीकरण होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है यहाँ पर। उसके बाद स्काउटिंग, स्काउटिंग का मतलब होता है बाहर घूमने जाना, पर्वतारोहण करना, गेम्स खेलना, समर कैंप वगैरह आप जानते होंगे। तो स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग जो होता है, इससे बालकों में समाजीकरण तथा समाज की सेवा करने की भावना आती है। स्काउटिंग में क्या होता है, ग्रुप बनाकर एक झुंड बनाते हैं बालकों का और समूह बनाकर लेकर जाते हैं, साफ सफाई करेंगे, कभी पेड़ लगाने की बात होगी, कभी पर्वतारोहण की बात होगी, खेल कूद की बात होगी, समाज सेवा की बात होगी। तो इन सब कार्यों से बालक के अंदर समाज सेवा की भावना, इन सब कार्यों से बालकों के अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद समुदाय अथवा समाज, जी हाँ, समुदाय अथवा समाज, समाज में रहने से, समुदाय में रहने से बालक के अंदर मेलजोल की भावना आती है। अगर आप चाहते हैं कि परिवार जो रहे संयुक्त परिवार रहे, बालक सबको साथ लेकर चले, माँ बाप भाई बहन सबको, ये प्रवृत्ति उसके अंदर अगर आए तो उसे समाज में रहना सिखाना होगा, समाज के साथ मिलकर रहना सिखाना होगा। समाज में यदि कोई त्योहार आता है तो सबके साथ मिलकर मनाना, ठीक है। जैसे कि गणेश चतुर्थी, जो भी त्योहार आता है, नवरात्रि, उसमें बालक क्या करता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अपने समाज के, अपने मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ, बच्चों के साथ मिलकर कार्य करता है, चंदा इकट्ठा करना, रावण का पुतला बनाना। ये जो कार्य होते हैं ना, ये बालकों को समाज में, समुदाय में रहने के लायक बनाते हैं और वो मिलजुल कर रहना सीखते, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद है धर्म। धर्म जो है वो छात्रों को, बालकों को परंपराएं, रीति रिवाज सिखाता है। जी हाँ, धार्मिक ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। जो भी धर्म होगा, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं, परंपराएं होती है। कौन सा धर्म सही है, कौन सा गलत, इसकी बहस नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर हो रहा है कि अलग अलग धर्म में अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है, सनातन धर्म का पालन करो, ठीक है। सूर्य नमस्कार करो, है ना, मूर्ति पूजा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान में विश्वास रखो, है ना, त्योहार मनाओ और बड़ों का सम्मान करो। ये हिंदू धर्म की बात करें। और जो धर्म होते हैं, इस्लाम धर्म में भी यही ऐसा ही कुछ है, नमाज पढ़ो, अपने त्योहार मनाओ। क्रिश्चियन में भी यही धर्म है। अलग अलग धर्मों में जो सिखाया जाता है उससे बालक का समाजीकरण अत्यंत आवश्यक है और होता ही है। जिस प्रकार का धर्म होगा वैसा उसका समाजीकरण होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये जो तत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी 8 कारक हैं जो समाजीकरण में सहायता करते हैं, 8 तत्व है जो समाजीकरण में सहायता करते हैं। तो तत्व अलग है और कारक अलग है, तो इन बातों को ध्यान में रखें। यहां पर हमने कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देखे और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर अति दीर्घ उत्तरीय, और यहां तक कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने बता दिए। तो इतने सारे प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुके हैं, कई इसमें से आ चुके हैं और कई आने की पूर्ण संभावना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अलग हो जाता हूं और फिर आप इसको नोट डाउन करके पढ़िएगा बहुत ध्यान से, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आपकी किताबों में जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पढ़िए बस, है ना, ये तो पढ़िए, लेकिन इनके अलावा को भी पढ़कर रख लीजिए ताकि जब भी आए तो कोई इनकी सहायता से आपको उत्तर आसानी से लिख पाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए छात्रों, अब हम 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं जिसमें से एक तो 100% गारंटी की 4 नंबर या 3 नंबर के लिए आएगा ही आएगा। तो चलिए इन 2 प्रश्नों की बात करते हैं। कौन से वो 2 प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर 4था नंबर का वो है, श्यामपट्ट शिक्षक का एक अच्छा मित्र है, इसको स्पष्ट कीजिए। यानी कि श्यामपट्ट जो होता है, ब्लैक बोर्ड जो होता है, उसकी महत्वता बताना है, उसकी सहायता से शिक्षक कैसे छात्रों को शिक्षा देता है, कैसे छात्रों का विकास करता है, कैसे छात्रों को कोई भी कार्य, कोई भी विषय समझने बहुत ही आसानी से समझा सकता है, तो उसके बारे में लिखना है। यानी कि श्यामपट्ट की उपयोगिता लिखनी है, श्यामपट्ट में लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है ये भी लिखना है, ये सारी बातें लिखनी है। तो आप सभी बात जानते होंगे और एक अच्छे शिक्षक को श्यामपट्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर श्यामपट्ट तो नहीं है, स्वयंपट्ट है, यानी कि सफेद बोर्ड है भाई, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ हम उसी प्रकार का यहां बात कर रहे हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि एक शिक्षक जो है उसकी जिंदगी चौक, डस्टर, मार्कर, पेन और इस तरह के बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट और श्वेत पट्ट जो होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इसी पे आधारित होती है। यही उसके हथियार है, इसके माध्यम से ही वो छात्रों को सिखाता है, समाज का विकास एवं देश के भविष्य का निर्माण करता है। तो उसकी हम बात यहाँ करने वाले हैं। तो आप सभी भी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको भी इसका महत्व पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, श्यामपट्ट शिक्षक का एक अच्छा मित्र स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहली बात, श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता, यानी कि पहले तो आप ये बताइए भाई श्यामपट्ट कार्य से हेल्प क्या होती है, इसका फायदा क्या है, उपयोगिता क्या है। तो सबसे
पहली बात, अगर हम श्यामपट्ट पे ना पढ़ाएं, आप खुद से सोचो, अभी प्रश्न उत्तर भूल जाते हैं, अभी आप दिमाग से थोड़ा सा सोचिए, अपने मन से सोचिए कि भाई अगर हम श्यामपट्ट पे ना पढ़ाएं, या आप जो पढ़े अपने शिक्षक से, अगर आपके शिक्षक श्यामपट्ट पर नहीं पढ़ाते तो गणित तो सीखना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है, या बहुत कठिन हो जाता सीखना, है ना। लेकिन अगर दूसरे विषयों की बात करें तो दूसरे विषयों में भी शिक्षक क्या करते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उस विषय की बोर्ड पर लिखी जाती हैं। जैसे ये देखो गणित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखकर बता पा रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखकर बता पा रहा हूं। अगर आप जो मैं बोल रहा हूं, मान लो अगर मैं क्या करूं, सिर्फ बोलूं मुंह से, यहाँ पर किताब ले लूं, पुस्तक ले लूं, पढ़ूं और बोलूं। आपने देखा भी होगा कई प्रकार के ऐसे भी शिक्षक होते हैं, आपने कई ऐसे देखे होंगे, ऐसे शिक्षक होते हैं जो किताब में लिखी हुई एक एक लाइन को पढ़ के बोल देते हैं छात्रों को कि हाँ समझ गया ना, बस यही होता है। तो इस प्रकार के शिक्षक भी होते हैं, तो वो अच्छे शिक्षक नहीं है, वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो जिससे बालकों को समझ में नहीं आता। तो अच्छा शिक्षक क्या करता है, श्यामपट्ट का इस्तेमाल जरूर करता है। दूसरी बात कि अगर विषय को संपूर्ण ढंग से समझाना है, सरल रूप से समझाना है, तो हमें श्यामपट्ट का उपयोग करना चाहिए। तीसरी बात, छात्र श्यामपट्ट पे लिखेंगे, अब हम बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा तो छात्र सिर्फ सुनेंगे, है ना, आप सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं उस बात को लिख दूं, उस बात को यहां लिख दूं, तो छात्र और भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं, संबंधित पाते अपने आप को, ठीक है, उस प्रश्न से। तो यहां पर देख लो, अगर मैं लिखता नहीं, सिर्फ ओरली आपको समझाता, तो आप हमेशा के लिए बहुत ज्यादा याद नहीं रख पाते। लेकिन अगर मैं इसको लिखकर यहां पर दिखा रहा हूं, तो आप लंबे समय तक इसको याद रख पा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। तो यही तो श्यामपट्ट की उपयोगिता है। जी हाँ, तो श्यामपट्ट की कार्य की उपयोगिता आप लिख दीजिए अपने मन से, क्या क्या फायदे हैं भाई, लिख दीजिए कि इससे छात्रों को अच्छे से समझ में आता है, छात्र सुनने के अलावा देख भी पाता है, लंबे समय तक याद रख पाता है, और जो भी कॉन्सेप्ट होगा या जो भी यहां पर बात होगी उसको बहुत अच्छे से सवालों को, प्रश्नों को समझ पाएगा और अपने आप को उससे संबंधित पा पाएगा, और उसे अपनी किताब में लिखे हुए अक्षर और इसके लिखे अक्षर से मिलान कर वो समझ पाएगा, जिससे बार बार वो दोहराएगा तो उसे याद रहेगा, लंबे समय तक समझने में आसानी होगी। तो ये खूब सारी उपयोगिता लिख लेना आप श्यामपट्ट के। उसके बाद फिर लिखना कि श्यामपट्ट कौशल के घटक क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसकी खासियत क्या होती है। श्यामपट्ट पर लिखते वक्त किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, मैं बता दे रहा हूं। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है वही आपको यहां बताने जा रहा हूं। आपको पूछ सकता है श्यामपट्ट शिक्षक का एक अच्छा मित्र है, बताइए। श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता लिखिए। श्यामपट्ट कार्य से छात्रों के विकास में क्या मदद मिलती है। श्यामपट्ट पत्र जो श्यामपट्ट होता है उसकी क्या भूमिका है, इस पर कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या श्यामपट्ट के लेखन के घटक क्या है, ये पूछा जा सकता है, तो उनका उत्तर एक ही होगा, ठीक है। श्यामपट्ट कौशल के घटक, उपयोगिता तो मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया ओरली, ठीक है। अब उसके घटक की बात कर लेते हैं। पहला, लेख की स्पष्टता। जी हाँ, हम जो नीट एंड क्लीन लिखते हैं, लेख की स्पष्टता, जो भी लिखो भाई स्पष्ट लिखो, यानी जो अक्षर है यहाँ पे समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ जो अक्षर लिखे आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये लेख की स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें सही ढंग से लिखना चाहिए। दूसरा है श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, लिखते वक्त स्वच्छ रखो, काटपीट मत करो। जब भी बोर्ड पे लिखते हैं तो काटपीट नहीं होना चाहिए, अक्षर टेढ़े मेढ़े नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने की लिखा हुआ है तो उसको मैं ऐसा ऐसा और नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इससे उपयुक्त नहीं दिखता, साथ ही साथ ये सही नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये स्पष्ट अक्षर होने चाहिए ताकि छात्र अच्छे से समझ और सीख पाए और छात्र को मन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़े शिक्षक को लेकर, ठीक है। और तीसरा है श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता। भाई श्यामपट्ट कार्य हर चीज के लिए उपयुक्त थोड़ी है, श्यामपट्ट कार्य गणित के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है ना। और देखो आप विज्ञान जब समझते हैं, विज्ञान समझते वक्त कोशिकाओं का चित्र बनाना होता है, हृदय का, फेफड़ों का, इन सब का चित्र बना के छात्रों को सिखाना पड़ता है, तो इसका भी बहुत महत्व है ना। श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता तो बहुत है भाई, और ये कई कार्यों के लिए उपयुक्त है, खासकर शिक्षण कार्य में तो उपयुक्त ही उपयुक्त है ये, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। लेखक की स्पष्टता में हम जब अब इसमें क्या लिखेंगे, अब थ्योरी क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। 3 घटक तो आपको पता चल गए, ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। लेख की स्पष्टता, यानी लिखते वक्त हमें ध्यान रखना कि अक्षर जो हमारे हो, अक्षर साफ सुथरे हो, उनका जो साइज आकार हो बराबर का हो। ऐसा नहीं कि एक अक्षर इतना बड़ा है दूसरा इतना छोटा लिख रहा है, ऐसा नहीं, या छोटा है बड़ा लिख रहे हैं, समान होना चाहिए। दो हम जो लाइनें लिख रही हैं उन दोनों लाइनों के बीच में हमारा अंतर समान होना चाहिए, अक्षर एक समान होना चाहिए, काटा पीट नहीं होना चाहिए, और जो हम लाइन लिखते हैं सीधी रेखा होनी चाहिए हमारी, जिस रेखा में हम लिख रहे हैं यहाँ पर सीधी होनी चाहिए। जैसे देखो मैंने यहाँ पर हल्का से थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, तो ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए ना, हमें सीधा सीधा ही लिखनी चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लिख पाएंगे कि लेख की स्पष्टता होनी चाहिए, धीरे धीरे आ जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत आ जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे और किस मूड से आप लिख रहे हैं आपको आ जाएगा वो। और दूसरा है श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता। इसमें क्या लिखेंगे, स्वच्छता में भाई यही लिखेंगे आप कि काटपीट नहीं होना चाहिए, आप उस पर
अक्षरों को दोहराए ना, अक्षरों के ऊपर दोहराए ना, ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए। और जो गलत मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए, गलत मात्रा नहीं होनी चाहिए, गलत अक्षर नहीं होना चाहिए, शब्द जो लिख रहे हैं आप वो स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी अंक आप बना रहे हैं स्वच्छ बनाइए, स्पष्ट बनाइए, ताकि छात्रों को समझ में आए, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, एक को ऐसा बनाते हैं और दो को भी ऐसा बना देते हैं, समझ नहीं आ रहा है एक क्या है दो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट बनाइए ताकि छात्रों को कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता। श्यामपट्ट कार्य पे किए गए कार्य को छात्र अधिक सुगमता से समझ पाते हैं, अधिक समय तक याद रख पाते हैं। साथ ही साथ ये उनके अधिगम में यानी कि सीखने की प्रवृत्ति में बहुत ही सहायक होती है। तो इसके बारे में लिख दीजिए भाई। श्यामपट्ट के बारे में आप लोग बहुत सारी बात जानते हैं, खुद से आप लिख सकते हैं, एकदम मैं समझता हूं, बस आपको एक कुछ किताब की भाषा जो है याद रखनी पड़ेगी, बाकी तो अपने मन से लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न भी हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके पूछने के चांस बहुत बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, उसके नियम लिखो। ये थॉर्नडाइक जो है एक भाषा वैज्ञानिक है, तो उन्होंने भाषा के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए हैं और कुछ नियम बनाए हैं, तो उनकी बात हम करने जा रहे हैं। तो मैं आपको वही सारी बातें यहाँ पर बताता हूँ, पहले कहानी सिखाता हूँ, ठीक है। अभी लंबा बहुत बड़ा थ्योरी कहानी जैसा प्रश्न है, तो उसको पूरा इस श्यामपट्ट पर लिख पाना, श्वेत पट्ट पर लिख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, अपनी पुस्तक में समझ लीजिए। कहानी बड़ी आसान है, आप खुद से लिख पाओगे समझ के, ठीक है। तो समझो थॉर्नडाइक कौन है, पहले तो आप बताएंगे। थॉर्नडाइक भाषा वैज्ञानिक है, इन्होंने अधिगम को लेकर, बालक के अधिगमों को लेकर कई सारे प्रयोग किए हैं, जिनमें से एक प्रयोग था भूखी बिल्ली के ऊपर। जी हाँ, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, भूखी बिल्ली के ऊपर किया था, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर मिल गया। और इसमें थ्योरी क्या लिखनी है मैंने बता दिया कि थॉर्नडाइक एक भाषाई वैज्ञानिक है, इन्होंने बालकों के अधिगम को लेकर, शिक्षा को लेकर कई सारे प्रयोग किए हैं। उसमें से एक प्रयोग था इनका भूखी बिल्ली के ऊपर। इन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में रख दिया और पिंजरे के बाहर खाना रख दिया और पिंजरे के अंदर एक बटन लगा दिया। जैसे उस बटन को दबाने पर, जैसे पिंजरा होगा, ठीक है, और एक पिंजरे के अंदर छोटा सा यहाँ पे बटन लगा होगा, ठीक है, बटन, और जैसे ही बटन के ऊपर हाथ रखो पिंजरा खुल जाता और बाहर जाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, बिल्ली को डाल दिया पिंजरे में और खाना बाहर रख दिया। अब जानवर को थोड़ी समझता, भाषा थोड़ी समझ में आती, उसको थोड़ी लगता है कि ये बटन है, दबाने से उठेगा, ठीक है। तो बिल्ली ने बहुत कोशिश की खाने को खाने के लिए, ठीक है। यहाँ खाना बाहर रखा हुआ था, तो बिल्ली ने बहुत कोशिश की, बहुत लालच किया उसको खाए, उधर बहुत की, लेकिन अचानक से एक बार बहुत समय बाद वो बटन हल्का सा दब गया और जैसे बटन दबा, ये बटन यहां से लीवर उठ गया और गेट खुल गया और फट से जाकर खाना खा लेती है। तो ये प्रयोग उन्होंने अगली बार भी किया। अगली बार देखा कि अगली बार बिल्ली ने थोड़ा जल्दी कर लिया ये काम, फिर उसके और अगली बार किया तो और फिर बिल्ली ने जल्दी कर दिया। हर बार बिल्ली जो है वो कम समय लेती ऐसा कार्य करने के लिए। पहली बार उसको समझा नहीं कि क्या होगा, गलती से हो गया, लेकिन दूसरी बार भी हो सकता है उसे थोड़ा गलती से लगाओ कि ये भी करके देखते हैं। तीसरी बार वो अभ्यास हो गया उसको कि नहीं अब तो यही करना पड़ता है, क्योंकि बटन दबाने से खुलता है। आपने देखा होगा कई सारे, आप लोग व्हाट्सएप पे वीडियो देखते रहते हो, फॉरवर्ड होते रहता है आपको कि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली अपने आप कोई कार्य कर रहा है, अपने आप बटन दबा के कुछ चालू कर ले रहा है, टीवी देखते रहते हैं। तो ये जो है ना, ये सब अभ्यास के जरिए सीख लेते हैं। तो यही प्रयोग उन्होंने बिल्ली के साथ किया और उन्होंने पाया कि हर बार प्रयोग में बिल्ली जो है पहले से कम समय लेती थी उस बटन को दबाकर खाने तक पहुंचने के लिए, यानी अभ्यास से वो सीख जाती है। तो सेम चीज बालकों पर भी लागू होती है। बालकों को भी अगर अभ्यास कराया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी वो सीख जाते हैं, ठीक है। तो यही बात जो है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में कही। और उसके बाद इन्होंने कुछ नियम बनाए। तो उनके नियम क्या थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता यानी कि फुर्ती लाना, तुरंत के तुरंत कोई भी चीज हो, जैसे सवाल पूछा शिक्षक ने 2 और 2 कितने होते हैं, तो कुछ छात्र देखोगे आप कितने तत्पर होंगे, फट से जवाब देंगे सर 2 और 2 4 होते हैं, फट से। पर कुछ लोग को समय लगता है सोचने में। तो बालक के अंदर तत्परता की अगर जो गुण है उसका विकास करना है तो उसे इन चीजों में हमें रुचि दिलानी होगी, उसे सिखाना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। और कोई बात अगर लंबे समय तक याद रखनी है तो उसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चीज को सरलता से सीखना है और अधिक लंबे समय तक याद रखना है तो बार बार उस चीज का अभ्यास कराना होगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे रिवीजन होता है, स्कूलों में रिवीजन होता है ना। एक बार किसी पार्ट को पढ़ा दिया तो भाई उसका रिवीजन भी करवाते ताकि लंबे समय तक याद रहे। और एक बार उस बात को पढ़ाने के बाद कई बार उसे दोहराया जाता है। जैसे छोटे बच्चे कविता याद करना हो, गिनती याद करनी हो, एबीसीडी याद करनी हो तो दोहराने की बात होता है, अभ्यास, बार बार उसे दोहराना अभ्यास कहलाता है। फिर आता है प्रभाव का नियम। जी हाँ, प्रभाव का, जो भी चीज होती है हम कक्षा में देखेंगे, जो भी शिक्षक होता है उसका प्रभाव छात्रों पर बहुत पड़ता है। यदि शिक्षक रुचिकर भाषा का प्रयोग करके छात्रों को पढ़ाता है और माहौल थोड़ा सा रुचिकर होता है तो छात्र बड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कई शिक्षकों को आपने देखा होगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ उदाहरण के तौर पर, कई शिक्षकों को देखा होगा, वो शिक्षक आते हैं अपना चौक उठाएंगे, बोर्ड पर ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा पढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों तो ये होता है तो ये होता है। उन्हें कोई भी इंटरेस्टिंग तरीका, रुचिकर विधि नहीं अपनाते, वो
परंपरागत तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन अभी के अगर देखा जाए शिक्षकों की बात करें तो थोड़ा सा हंसी मजाक करते बीच बीच में, ताकि छात्रों की रुचि बनी रहे, छात्रों को बोर ना लगे, थोड़ा सा हंसी मजाक चलते रहता है ना। बीच बीच में ध्यान देना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम बताए भाई वो जवाब, कुछ उदाहरण देना, कभी कभी प्रोत्साहित करने वाली कहानियां, प्रेरक कहानियां सुनाना, मोटिवेशनल, और कभी कभी तो उदाहरण देना कि ऐसा ऐसा था वगैरह वगैरह, है ना। तो इस प्रकार की चीजें छात्र को रुचि लाती है पढ़ने में। कोई कोई शिक्षक ऐसा कार्य करता है तो छात्र जो है उसके कक्षा में पढ़ने में बड़ा आनंद लेते हैं और उपस्थिति भी ज्यादा रहती है। आप देख पाएंगे ना, कई सारे शिक्षक होते हैं जो बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के सिखा देते हैं, लेकिन कुछ लोग उदाहरण के तौर पर उदाहरण देते हुए अपने हाव भाव के और अपने रुचिकर तरीके से छात्रों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझा पाते हैं, तो छात्र उनके विषय को बहुत आसानी से समझते हैं। तो यही बात हमें करनी है और यही बात थॉर्नडाइक ने भी बताया हुआ है। तो ये एक अच्छे शिक्षक के गुण है, ये उसके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 3 है भाई। तो ये जो मैं कह पा रहा हूं, आपको बता पा रहा हूं, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता पा रहा हूं। ये जो मैंने दोनों प्रश्न के उत्तर आपको बताए ना, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर, मैं भी 4 वर्षों से शिक्षण क्षेत्र में हूं, मेरे जो छात्र हैं बहुत सारे, उनको मैं पढ़ाता हूं तो कुछ इसी तरह तरीका अपनाता हूं। अभी आप जैसा मुझे तरीका देख पा रहे हैं, मैं इससे भी अभी आप लोग तो बड़े हैं, तो मैं जब छोटे छात्रों को पढ़ाता हूं, जब छोटे छात्रों को पढ़ाता हूं 10वीं 12वीं तक के छात्रों को, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हंसी मजाक के साथ पढ़ाता हूं, थोड़ी सी कॉमेडी करते हुए, ताकि छात्रों को बीच बीच में करता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमेडी ही करूं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं, नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा छात्र सोए नहीं, उन्हें ऐसा बोरिंग ना लगे, इससे बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक, किसी का मजाक उड़ा दो, उसका थोड़ा हंसी वाली बात कर दो, अपना मजाक उड़ा दो, कोई ऐसी जोक मार दो, ऐसी कहानी जोड़ दो कि ऐसा था एक बार, ऐसा हो गया था मेरे साथ, तो छात्र बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। तो ये काम आपको करना चाहिए, ये गुण आपको अपने अंदर लाना चाहिए। तो ये एक अच्छे शिक्षक के गुण है। तो ये हो गए भाई हमारे 2 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक जरूर आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पुस्तक में इसे डिटेल में पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आप परीक्षा में इसको बहुत अच्छे से लिख पाए। तो छात्रों चलिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, जिसके कुछ कुछ आने के चांसेस तो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर यह प्रश्न आपको दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखने में बहुत ही सहायता करेगा। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों की प्रगति एवं अवलोकन एवं उसका अभिलेखन की किस प्रकार किया जा सकता है, उसका अभिलेखीकरण कैसे किया जाएगा। जी हाँ, बच्चों की जो प्रगति हो रही है उसको कैसे नापेंगे हम, और उसे कैसे बताएंगे कि भाई रैंक कैसे बनेगा उसका, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में प्रगति कर रहा है, ये सबसे बेस्ट है, ये सेकंड नंबर पे बेस्ट है, थर्ड, ये कैसे किया जाएगा, इसको कैसे मापते हैं, नापते हैं, उसी की बात यहां करनी है। तो देखिए, इसको नापने का यानी कि बच्चों की प्रगति का अवलोकन एवं उसका अभिलेखीकरण करने का 4 माध्यम है। जी हाँ, 4 विधियों से किया जा सकता है। कौन सी 4 विधियां हैं? एक है मूल्यांकन विधि। जी हाँ, इसमें व्यवहारिक संबंधित यानी बच्चे का व्यवहार कैसा है उसके आधार पर उसकी रैंकिंग की जाती है। मान लो किसी छात्र का व्यवहार बहुत अच्छा है क्लास में, उसको फर्स्ट पे रखेंगे, लेकिन उससे मिलता जुलता थोड़ा सा है, कम है, तो दूसरे नंबर पर रखेंगे। इसमें क्या किया जाता है? क्रम अनुसार विधि बनाई जाती है। जी हाँ, क्रम अनुसार, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, लिस्ट बनेगी। पहली लिस्ट में सारे 90 ग्रेड वाले, समझ लीजिए अच्छे व्यवहार वाले बच्चे, दूसरे इसमें मिश्रित व्यवहार वाले बच्चे, और तीसरी लिस्ट जो है, तीसरा क्रम जो होगा वो निम्न कोटि के व्यवहार वाले बच्चे, यानी जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसमें व्यवहार संबंधित होता है। छात्र के व्यवहार को देखते हैं, कैसा व्यवहार है, ईमानदार व्यवहार है, शांत व्यवहार है, सुशील है, संस्कारी है। इस प्रकार के व्यवहारों को नाप कर उसे क्रमानुसार 3 भागों में, 4 भागों में ऐसा बांट दिया जाता है। और आता है मूल्यांकन, और फिर अलग अलग भाग का मूल्यांकन, उस पर मार्किंग दी जाती है कि हाँ ये बेस्ट, ये कम, ये इतना है ना, A+, A, B+, इस प्रकार की ग्रेड दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मूल्यांकन विधि। दूसरा जो है जीवन वृतांत विधि। जी हाँ, जीवन वृतांत, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जीवन वृतांत यानी बात, यानी बालक के प्रारंभिक अवस्थाओं में जो विकास था उसका, कैसा सामाजिक विकास था, प्रारंभिक अवस्थाओं में जो उसका विकास था, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उस विकास को समझकर बालक को रखना थी। बालक बचपन में बड़ा होशियार था, ये बालक बचपन में होशियार नहीं था, होशियार बालक को इस लिस्ट में, जो होशियार नहीं था बचपन में उसको अलग लिस्ट में। तो इस बालक के प्रारंभिक अवस्थाओं में विकास की स्थिति को देखते हुए, उसके जीवन की बात को जानते हुए, उसके जीवन की बातों को समझते हुए, उस विधि के माध्यम से उसका वर्गीकरण करना, यही उसका क्या है, अवलोकन है विकास का। ठीक है, तीसरा है उपचारात्मक विधि। जी हाँ, उपचारात्मक विधि में क्या होता है, जैसा नाम से समझ में आ रहा हो, उपचारात्मक, उपचार किया जाएगा। मतलब यदि कोई परेशानी आ रही है बालक को, यदि कोई जटिलता है, कोई कठिनाई है, तो उसे उपचार यानी उसका उपचार वो कैसे करता है, या उसके उपचार में सहायता करना, वो स्वयं से कर लेता है या दूसरों की सहायता लेता है वो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इससे भी अवलोकन किया जाता है। और चौथा और अंतिम है व्यक्तिगत अध्ययन विधि, यानी कि अगर मान लो कोई बालक को पढ़ने में समस्या आ रही है, तो किसी और को पूर्व में समस्या आई होगी, तो उसने कैसे समाधान किया, उसके समाधान को, अनुभव को समझकर इसके अनुभव को भी सुधारना, यानी इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। जी हाँ, ये जो विधि है मूल्यांकन की या
अवलोकन की, अभिलेखीकरण की, कैसे होगी? व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आएगी। यानी पूर्ववत में यदि किसी को समस्या आई है, अगर कोई छात्र गाली गलौज करता है तो इसकी उस परेशानी को कैसे दूर करना है ये हम कैसे पता करेंगे? इस विधि से। इस विधि में क्या करते हैं, अगर पूर्व में कोई बालक ऐसा करता था लेकिन वो सुधर गया है तो उसने कैसे सुधार किया, उसके अनुभव को जानकर फिर दूसरे बालक में जिसमें ये है उसको सुधारना। तो इस प्रकार से इस विधि से क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, बालकों के प्रगति का अवलोकन किया जा सकता है, उसका अभिलेखीकरण किया जा सकता है। तो बच्चों की प्रगति एवं अवलोकन तथा उसका अभिलेखीकरण करने का 4 विधियां हैं। कौन सी 4 विधियां हैं? मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि भी 2 विधि पर आधारित है, क्रमानुसार विधि, मूल्यांकन विधि। और ये विधि आधारित होती है व्यवहार संबंधित पर, यानी बालकों के व्यवहार को देखकर उसका अभिलेखीकरण। दूसरा है जीवन वृत्तांत विधि, यानी बालक के प्रारंभिक अवस्था में कौन कौन सी उसकी विकास की अवस्था थी, मानसिक बौद्धिक विकास क्या था, उसके आधार पर। तीसरा है उपचारात्मक, उसकी कठिनाइयों को सॉल्व करना, हल करना, उपचार देना। और चौथा जो है किसी और के अनुभव के आधार पर पहले की परेशानी को सॉल्व करना, इस बालक की परेशानी को सॉल्व करना, उसको हल करना। तो ये 4 विधियां जो है ये महत्वपूर्ण है बालकों के अवलोकन को, उसकी प्रगति को जानना, उसके प्रगति का अवलोकन, अभिलेखन करना। तो ये हो गया हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से हमारी इकाई जो चौथी है समाप्त होती है। तो यहां पर इसी वीडियो के साथ हमारा जो ये विषय है पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा इसी के साथ समाप्त होता है। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए जैन ग्रुप के साथ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीएलएड का पाठ्यक्रम जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के साथ।